नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 3.2 के थ्योरी एंड एक्टिविटी पार्ट को समझेंगे। तो लेक्चर 3.2 में जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमें नेस्टेड सब क्वेरी के लिए एक्सप्लेन किया गया है। नेस्टेड सब क्वेरी क्या होती है, उसे कैसे लिखते हैं एसक्यूएल में, एंड टू अंडरस्टैंड प्रोसेस फॉर डेटा मॉडिफिकेशन। और डेटा में मॉडिफिकेशन हमें कुछ करना है तो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में यह लेक्चर है। मॉड्यूल आउटलाइन होगा, नेस्टेड सब क्वेरीज पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा, उसमें आएगा अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट कमांड, जो हम कैसे डेटाबेस में अपडेट करते हैं वो चीज़। तो चलिए, सब क्वेरीज इन द पेयर क्लॉज, जो सब क्वेरीज होती हैं, नेस्टेड क्वेरीज होती हैं, वो वेयर क्लॉज में, फ्रॉम क्लॉज में और सेलेक्ट क्लॉज में, तीनों जगह यूज होती हैं। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं वेयर क्लॉज से। टिपिकल यूज ऑफ सब क्वेरीज इज टू परफॉर्म टेस्ट फॉर सेट मेंबरशिप, सेट कंपैरिजन एंड सेट कार्डिनलिटी। तो तीन रीजन से हम जो है नेस्टेड क्वेरी करते हैं वेयर क्लॉज में। सेट मेंबरशिप के लिए कि एनीथिंग चेक करने के लिए उसमें है या नहीं है मेंबर। सेट कंपैरिजंस करने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। आइए देखते हैं कैसे यूज होता है ये। सेट मेंबरशिप का है। ये एग्जांपल पिछले वाले वीडियो में भी था, अभी भी वही एग्जांपल को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया ताकि हमें फंक्शनिंग पता चल सके कि कैसे हम इसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। इसलिए वही एग्जांपल को हर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पे फाइंड कोर्स ऑफर्ड इन फॉल 2009 एंड इन स्प्रिंग 2010, ये वाला एग्जांपल हमने लिया था जब, तो इंटरसेक्ट के द्वारा हमने किया था। इंटरसेक्ट से इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए सब क्वेरी से हम कैसे करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन, इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा, फ्रॉम होगा, वेयर होगा। सेलेक्ट में हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी जो हमें सेलेक्ट करना है, फ्रॉम रिलेशन का नेम, वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू फॉल एंड ईयर इज इक्वल टू 2009, तो ये हो गया फॉल 2009 के लिए। एंड के साथ हम यूज करेंगे नेस्टेड क्वेरी कोर्स आईडी इन, जो कोर्स आईडी यहाँ पे है दैट शुड बी इन फंक्शन का यूज किया गया है, और इसके अंदर एक नेस्टेड क्वेरी है, सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू स्प्रिंग एंड ईयर इज इक्वल टू 2010। तो यहाँ पे एक क्वेरी की गई कि चेक किया गया कि वो कोर्स आईडी स्प्रिंग और 2010 इस कंडीशन को भी फुलफिल करती हो। अगर इसमें फुलफिल करती है एंड इसको भी फुलफिल करती है, देन ये जो है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी जो है हमारा आउटपुट में आएगा। तो ये जो क्वेरी लिखने का तरीका है नेस्टेड क्वेरी से, हमने वही आउटपुट निकाला जो हम इंटरसेक्ट से निकालते थे। तो अलग अलग तरीके से इसको सेम एग्जाम्पल को एक्सप्रेस किया गया है ताकि हमें पता चल सके कि हम इसको इसमें क्या क्या सेम चीज में हम क्या क्या फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा वेयर क्लॉज के अंदर जो है एक नेस्टेड क्वेरी, और ये है मेंबरशिप चेक करने के लिए कि इन इन कमांड का जो है इन, जो ये चेक कर रहा है कि इस पूरे सेट में ये चीज है या नहीं, कोर्स आईडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फाइंड कोर्सेज ऑफर्ड इन फॉल 2009 बट नॉट इन, अब यहाँ नॉट इन लगा दिया है, तो इसके लिए हम एक्सेप्ट कमांड जो था, जो माइनस करता था, और इसी को अगर हम नेस्टेड क्वेरी में लिखेंगे तो हम इनके यहाँ पर नॉट इन लगा देंगे, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। तो ये वो इंश्योर करेगा कि जो हमारा कोर्स आईडी है वो फॉल 2009 में हो, बट नॉट इन दिस वाले क्वेरी के अंदर में ना हो जिसमें हम क्वेरी कर रहे हैं कि दैट कोर्स आईडी शुड बी इन स्प्रिंग एंड 2010। सो इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। फाइनल द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टूडेंट who have taken course sections taught by the instructor with ID 1010-1। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्टूडेंट्स का डिस्टिंक्ट स्टूडेंट का नंबर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टूडेंट चाहिए हु हैव टेकन कोर्स सेक्शंस, जिन्होंने कोर्स सेक्शन लिया है, जो इंस्ट्रक्टर जिसको पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्टर की जो आईडी है 1010-1। तो कैसे होगा देखिए, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट आईडी। पहले हमने काउंट लगाया, हमें काउंट चाहिए,
फिर हमने किसका काउंट चाहिए, डिस्टिंक्ट आईडी का चाहिए, तो डिस्टिंक्ट आईडी लगाया। फ्रॉम टेक्स, टेक्स टेबल में ये मिलेगा। वेयर, ओके, वेयर के बाद हमने लगाया कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेक आईडी, सेमेस्टर, ईयर, इन। अब देखिए यहाँ पर जो है वहाँ पर एक एट्रीब्यूट को चेक किया था, यहाँ पर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को भी हम इसके साथ चेक कर सकते हैं नेस्टेड क्वेरी वेयर क्लॉज के अंडर में। ये बताया गया यहाँ पर जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स चेक किया जा रहा है, कोर्स आईडी, सेक आईडी, सेमेस्टर, ईयर, इस तरह का एक सेट बनाया गया एट्रीब्यूट्स का। और इन, और फिर जो अंदर वाली क्वेरी है वो इसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देगी, तो ही ये चेक करेगा। कोर्स आईडी, सेक आईडी, सेमेस्टर, ईयर सेलेक्ट करना है फ्रॉम टीचर्स, ये टीचर्स वाले टेबल से है, वेयर टीचर्स डॉट आई डी इज इक्वल टू 10 10 1। तो ये जो नेस्टेड क्वेरी है ये आउटपुट देगी कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर 10 10 1 है उन्होंने जो कोर्स आईडी पढ़ाई है, सेक आईडी, सेमेस्टर और ईयर, ये उनका आउटपुट देगी। और हम स्टूडेंट वाले कोर्स आईडी, सेक आईडी, सेमेस्टर एंड ईयर को उससे मैच करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने इस टीचर से स्टडी किया है। और फिर हम यहाँ ये वाला सेलेक्ट कमांड उसको आउटपुट में देगा जिसको कि डिस्टिंक्ट आईडी हो। नोट, एबव क्वेरी कैन बी रिटन इन सिंपलर मैनर, इस क्वेरी को हम सिंपलर मैनर में भी लिख सकते हैं। द फॉर्मुलेशन एबव इज सिंपली टू इलस्ट्रेट एसक्यूएल फीचर्स, ये इस तरीके से आपको सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आपको एसक्यूएल के फीचर्स को पता चल सके या कैसे कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं नेस्टेड क्वेरी को। ओके, तो ये था जो था ये मेंबरशिप के लिए था। नेक्स्ट सेट कंपैरिजन, अब कंपैरिजन के लिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सेट कंपैरिजन जब मैं करना दो वैल्यूज के बीच में, तो सम क्लॉज, सम क्लॉज का यूज कैसे होता है, फाइंड नेम्स ऑफ इंस्ट्रक्टर विद सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ सम, सम का मतलब होता है कुछ, यानी कि एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब हमें ऐसे इंस्ट्रक्टर की नाम चाहिए जिसकी सैलरी ग्रेटर हो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के किसी भी इंस्ट्रक्टर से, मतलब किसी भी एक इंस्ट्रक्टर से ज़्यादा हो। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस हमें वो आउटपुट चाहिए, आउटपुट में वो नाम नहीं चाहिए जिसकी सैलरी बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी से भी कम हो। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टी नेम, अब टी को हमने क्या क्या बना दिया, इंस्ट्रक्टर एज टी एंड इंस्ट्रक्टर एज एस, तो इंस्ट्रक्टर टेबल से ही हमने टी और एस दोनों ले लिया। टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एस डॉट सैलरी, मतलब हमने ये चेक कर लिया कि एक की सैलरी दूसरे से ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पर एस डॉट सैलरी का जो एस डॉट डेप्थ नेम होगा दैट इज बायोलॉजी, तो हमने बायोलॉजी वाले इंस्ट्रक्टर से किसी भी अदर इंस्ट्रक्टर की सैलरी को कंपेयर कर लिया। अब इसी को अगर हम सम क्लॉज के थ्रू लिखें तो कैसे लिखेंगे, सेम क्वेरी यूजिंग सम क्लॉज, देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सम, सम लगा दिया वेयर क्लॉज के अंदर में। उसके अंदर नेस्टेड क्वेरी होगी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डेप्थ नेम इज इक्वल टू बायोलॉजी, तो यहाँ पर बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले इंस्ट्रक्टर की सैलरी आ जाएगी और पूरे सेट में बायोलॉजी वाले इंस्ट्रक्टर की सैलरी होगी, और उसमें से किसी से भी अगर ये सैलरी ज़्यादा है तो हमें ये नाम मिल जाएगा, बट अगर किसी से भी नहीं ज़्यादा होगी तो फिर ये फॉल्स होगा और हमें ये नाम नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है, वेयर पर कंडीशन लग रहा है कंपैरिजन का। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सम क्लॉज, देखिए सम क्लॉज को थोड़ा और डेफिनेशन के लिए समझाया गया है। इसको कैसे पढ़ेंगे, से एफ, एफ कोई एक फंक्शन है, फिर हमें कंपैरिजन मिलेगा और सम, सम लिखा रहेगा, आर, आर एक रिलेशन होगा जिसका मतलब होगा कि ये जो लिखा है इसका मतलब होता है कोई एनी टपल टी, कोई ऐसा टपल टी है जो बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ, जो कंपैरिजन कर रहे हैं टी के लिए, वेयर कंपैरिजन कैन बी लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है, मतलब ट्रू हो, उसके लिए ट्रू हो, किसी भी एक टपल के लिए अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सम रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, सम रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ओके, जैसे अब एग्जांपल में देखिए यहाँ पर है 5 इज लेस देन सम 056,
तो ये चेक करेगा कि हमारा जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है 5 वो किसी से भी छोटी है कि नहीं, कोई ऐसा वैल्यू है सम, मतलब कोई भी एक वैल्यू है जिससे छोटी है, 0 से तो नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से छोटी है, तो किसी भी एक से भी छोटी हो गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। रीड क्या करेंगे, 5 इज लेस देन सम टपल इन द रिलेशन। ओके, किसी भी टपल से छोटी होनी चाहिए। 5 इज लेस देन सम 0 5, ये क्या रिटर्न करेगा, किसी भी टपल से छोटी है, 5 से भी छोटी नहीं है, 0 से भी छोटी नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 5 इज इक्वल टू सम 0 5, ये क्या रिटर्न करेगा, 5 किसी के इक्वल है, 0 के तो नहीं है लेकिन 5 के इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, किसी से भी एक मैच हो गया तो ट्रू हो जाएगा ये। हम्म फिर कह रहा है 5 इज नॉट इक्वल टू सम 0 एंड 5, तो किसी कोई ऐसा है वैल्यू जिसके साथ नॉट इक्वल टू है, हाँ 0 है जिसके साथ नॉट इक्वल टू है, 5 पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे कोई एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो सेटिस्फाइड करे, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, इज इक्वल टू सम इन, हाउएवर इज नॉट इक्वल टू सम, मतलब कि ये कह रहा है कि इज इक्वल टू सम जो है ये बराबर है इन के बराबर, कि वो इसमें है या नहीं कोई वैल्यू, जस्ट लाइक इन के जैसे हम यूज करते हैं कि 5 इसमें है या नहीं है, ये इसमें है या नहीं, उसकी तरह। लेकिन नॉट इक्वल टू सम इज नॉट इक्वल टू इन की बराबर नहीं है, मतलब नॉट सम इज नॉट इक्वल टू नॉट इन। ओके, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। अब सेट कंपैरिजन एक होता है ऑल क्लास के साथ, तो जैसे बाय नेम ही क्लियर है कि इसमें ऑल लगा है तो ये सभी के साथ कंपेयर करेगा। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर whose salary is greater than the salary of all instructor in the biology department, मतलब बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी इंस्ट्रक्टर से उसका सैलरी ज्यादा होना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्टर का नाम चाहिए। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डेप्थ नेम इज इक्वल टू बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो सब क्वेरी है वो बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट की सारी सैलरी दे देगा, और जो ऑल लगा हुआ है तो ये कंपेयर करेगा कि सभी से इसकी सैलरी ज़्यादा है, वही नेम आउटपुट में देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, डेफिनेशन ऑफ ऑल क्लॉज को देख लीजिए थोड़ा वैल्यू के साथ में। यहाँ पे जो लिखा है कंपैरिजन ऑल सब्जेक्ट फॉर ऑल टपल, ये जो ए उल्टा है इसको हम पढ़ेंगे ऑल, फॉर ऑल टपल बिलोंग्स टू आर। ऑल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, भाई इसके पहले था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, और ऑल जो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, मतलब सभी के लिए। 5 इज लेस देन ऑल, ट्रू होगा कि फॉल्स, 5 इज लेस देन 6, ओके, फॉर 5 इज नॉट लेस देन 5, तो सभी के लिए ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। 5 इज लेस देन ऑल 6 एंड 10, सभी से ये छोटा है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। 5 इज इक्वल टू ऑल 4 एंड 5, फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 4। 5 इज नॉट इक्वल टू ऑल 4 एंड 6, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सभी के बराबर नहीं है, सिंस 5 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 6, सो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। वहीं पर अगर इसके साथ लगा 5 इज नॉट इक्वल टू ऑल 4 एंड 5, तो यहाँ पर भी ये करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 बट 5 इज नॉट इक्वल टू 4, ये तो सही है, बट 5 इज नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स है, तो ये सभी के लिए जो लागू होगा वही करेगा। तो 5 इज नॉट इक्वल टू ऑल, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा, क्योंकि सभी के लिए नॉट इक्वल टू है, इसलिए ट्रू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट फॉर एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का भी टेस्टिंग होता है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट फंक्शन के द्वारा। देखते हैं कैसे होता है। द एग्जिस्ट कंस्ट्रक्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू इफ द आर्गुमेंट सब क्वेरी इज नॉन एम्प्टी। देखिए, यूज ऑफ एग्जिस्ट क्लॉज, yet another way of specifying the query, find all courses taught in both the fall 2009 semester and the spring 2010 semester को हम exist कैसे कर सकते हैं। देखिए, select course id from section s as where semester is equal to fall and year is equal to 2009 and फिर exist आ गया, s लगा हुआ है, select
star from section ST where semester is equal to spring and year is equal to 2010 and s course dot id is equal to t dot course id, s dot course id is equal to t dot course id। तो एक बार हमने सेक्शन को एस लिया है, एक बार हमने टी लिया है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि वो होना चाहिए फॉल 2009 में और एग्जिस्ट होना चाहिए स्प्रिंग 2010 में, और साथ ही साथ हमने ये भी लगा दिया कि उसकी कोर्स आईडी दोनों की मैच होनी चाहिए, तो कोर्स आईडी को आउटपुट दे देगा। कोरिलेशन नेम वेरिएबल एस इन द आउटर क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी द इनर क्वेरी। कोरिलेशन कौन सा है, जो आउटर क्वेरी में वेरिएबल एस है, एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है वो ब्रैकेट के अंदर द इनर क्वेरी। आगे चलते हैं। यू योर नॉट एग्जिस्ट क्लॉज, नॉट एग्जिस्ट जस्ट उसका उल्टा है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस आई डी एस नेम एस डॉट आई डी एस डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एज एस वेयर नॉट एग्जिस्ट, वेयर क्लॉज के साथ लगेगा नॉट एग्जिस्ट, फिर उसके साथ सब क्वेरी होगी सेलेक्ट कोर्स आई डी फ्रॉम वेयर डेप्थ नेम इज इक्वल टू बायोलॉजी एक्सेप्ट, सेलेक्ट, फिर इसके अंदर और एक क्वेरी होगी सेलेक्ट टी डॉट कोर्स आई डी फ्रॉम टेक्स एज टी वेयर एस आई डॉट आई डी इज इक्वल टू टी डॉट आई डी। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस डॉट आई डी और एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ऐसे ही स्टूडेंट का आईडी और नेम का आउटपुट देगा जो इसमें बिलोंग नहीं करते हो, जो कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्स वेयर डेप्थ नेम इक्वल टू बायोलॉजी एक्सेप्ट टी डॉट कोर्स आईडी फ्रॉम टेक्स्ट एस टी वेयर एस डॉट आई डी। हाँ, तो यहाँ पर जो वो करेगा वो बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता हो। फर्स्ट नेस्टेड क्वेरी लिस्ट ऑल कोर्सेज ऑफर्ड इन बायोलॉजी, फर्स्ट जो नेस्टेड क्वेरी है वो ऑल कोर्सेज ऑफर्ड इन बायोलॉजी वो रिटर्न करेगा कोर्स आईडी। सेकंड नेस्टेड क्वेरी लिस्ट ऑल कोर्सेज ए पर्टिकुलर स्टूडेंट टुक, और सेलेक्ट जो नेस्टेड क्वेरी टी डॉट कोर्स आईडी ये रिटर्न करेगा कि लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज, लिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट टुक, ए पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने कौन कौन से कोर्स लिए हैं वो रिटर्न करेगा। ओके, फिर अगर इसमें वो बायोलॉजी वाले में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो आउटपुट आ जाएगी who have taken all courses offered in the biology department। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ये कह रहा है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल स्टूडेंट हु हैव टेकन ऑल कोर्सेज ऑफर्ड इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट का नाम निकालना है जो सभी कोर्सेज उन्होंने ऑफर किया है, टेकन सभी कोर्सेज उन्होंने लिया है जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफर करता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कोर्सेज ऑफर करता है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, ये 5 कोर्सेज ऑफर करता है, और एक स्टूडेंट है राम, ठीक है, जिस राम ने मान लेते हैं इसमें राम ने लिया है सी डी एंड ई, 3 कोर्सेज लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये करेगा, फंक्शन काम करेगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस आई डी और एस नेम, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि स्टूडेंट का वो आईडी और इस डिस्टिंक्ट नेम सेलेक्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एज एस, ठीक। वेयर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर है मीनिंग नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू बायोलॉजी, तो डिपार्टमेंट नेम जहाँ पे बायोलॉजी है ऐसे सारे कोर्स का नेम इसमें हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट नेम बायोलॉजी से सारे कोर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, इसमें सब आ जाएंगे, ए बी सी डी ई सब आ जाएंगे। सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्स डिपार्टमेंट इन बायोलॉजी, बायोलॉजी जहाँ पर डिपार्टमेंट है सारे कोर्स इसमें आ गए, ठीक है। फिर करें एक्सेप्ट, फिर इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, टी डॉट कोर्स आईडी, ओके, फ्रॉम टेक्स्ट एज टी, तो टेक्स्ट करके टेबल है, रिलेशन है जिसका कोर्स आईडी हमें इसमें से माइनस करना है। कंडीशन क्या है कि एस डॉट आई डी इज इक्वल टू टी डॉट आई डी, मतलब एस डॉट आई डी जो स्टूडेंट ने कोर्स लिया है उस कोर्स को इसमें से माइनस करना है। सेलेक्ट टी डॉट कोर्स आई डी फ्रॉम टेक्स्ट एज टी वेयर एस डॉट आई डी इज इक्वल टू टी डॉट आई डी, मतलब एस डॉट आई डी मतलब स्टूडेंट की आईडी जहाँ पर टी डॉट आई डी से मैच कर रही है
टेक्स डॉट आई डी से मैच करे, जो स्टूडेंट ने जो कोर्स लिया उसमें से माइनस कर दो। तो राम ने कौन कौन से कोर्स लिए? CDE, तो CDE को इसमें से माइनस कर देगा। ठीक है, तो चलो हम माइनस कर देते हैं CDE को, CDE माइनस हो गया। अब इसमें बच गया A एंड B। तो लिख रहा है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज स्टूडेंट आई डी एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट एज एस वेयर नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते हो, अगर ए और बी वेयर नॉट एग्जिस्ट, तो ये नॉट एग्जिस्ट मतलब ट्रू रिटर्न करेगा जब इसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो। अगर इसमें वैल्यू ए और बी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब देयर आर सम कोर्सेज हु राम डजंट टेक, डिडंट टेक, सॉरी, तो हु राम डिडंट टेक, तो इसका मतलब राम ने कुछ ऐसे कोर्सेज हैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो नहीं लिया है, इसलिए वो नाम यहाँ पर जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये वैल्यू पुट आउटपुट नहीं आएगा स्टूडेंट का। नेक्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पर आउटपुट तभी आएगा जब वेयर नॉट एग्जिस्ट जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू तब रिटर्न करेगा जब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सब जीरो हो जाए, यानी कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे कोर्स में से हम माइनस कर दें स्टूडेंट वाले कोर्स, तो सब मिलके खत्म हो जाए, यानी जीरो हो जाए, तब वेयर नॉट एग्जिस्ट ट्रू रिटर्न करेगा, और दिस कंडीशन में स्टूडेंट के आईडी और स्टूडेंट का नाम आउटपुट में आएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा पेचीदा था, घुमा के था। ओके, नोट x minus y is equal to 5, it means x is the सबसेट ऑफ y, मतलब कि x जो है y से सबसेट है, उसके बराबर भी हो सकता है, उसका सबसेट हो सकता है अगर x minus y is equal to 5 है तो। ओके, नोट कैन नॉट राइट दिस क्वेरी यूजिंग ऑल एंड इट्स वेरिएंट्स, तो इस क्वेरी को हम ऑल और उसके वेरिएंट से हम नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट फॉर अब्सेंस ऑफ डुप्लीकेट टपल्स यूनिक। अब हम टेस्ट करेंगे अब्सेंस ऑफ डुप्लीकेट टपल्स। तो यहाँ पे यूनिक जो होगा वो चेक करेगा कि गिवन सब क्वेरी में कोई जो वैल्यू है वो एक बार आ रही है, बहुत बार आ रही है। अगर एक बार आएगी सिंगल टाइम तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। यूनिक कंस्ट्रक्ट इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ ए गिवन सब क्वेरी कंटेन्स नो डुप्लीकेट्स। देखिए, फाइंड ऑल कोर्सेज दैट वर ऑफर्ड एट मोस्ट वंस इन 2009, मतलब हमें वो सारे कोर्सेज चाहिए जो ऑफर हुए हों एट मोस्ट वंस, जो मैक्सिमम एक बार ऑफर हुआ 2009, ऐसे कोर्स चाहिए। तो कैसे लिखा है? सेलेक्ट टी डॉट कोर्स आई डी फ्रॉम कोर्स एज टी, टी से हमें ऐसे कोर्स आई डी चाहिए, वेयर यूनिक, फिर नेस्टेड सब क्वेरी है, सेलेक्ट आर डॉट कोर्स आई डी फ्रॉम सेक्शन एज आर, सेक्शन को आर से लिया, वेयर टी डॉट कोर्स आई डी इज इक्वल टू आर डॉट कोर्स आई डी, ये आई डी इस आई डी के बराबर है, एंड ईयर 2009, तो हमने ऐसे ले लिया। जो इस आईडी से मैच करते हो सेक्शन से, हमने वो कोर्स आईडी उठा ली, और ये 2009 हो तो ऐसी कोर्स आईडी अगर इसमें जो आएंगे सारे कोर्स आईडी वो अगर यूनिक होंगे तो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। अगर यस करेगा तो फिर ये कोर्स आईडी जो है वो आउटपुट में आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन करने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरीके से यह सब क्वेरी काम करेगी, मतलब अगर यूनिक होगा, सारे वैल्यूज अगर यूनिक होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, और जब ट्रू रिटर्न करेगा तभी ये सेलेक्ट कमांड जो है फिल्टर कमांड है वेयर, तो ट्रू सेलेक्ट कमांड जो है आउटपुट देगा टी डॉट कोर्स आईडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सब क्वेरीज इन द फ्रॉम क्लॉज, अभी हमने वेयर क्लॉज में देखी थी, अब फ्रॉम क्लॉज। तो फ्रॉम क्लॉज के साथ कैसे नेस्टेड क्वेरी यूज होती है आइए देखते हैं। SQL allows a subquery expression to be used in the from clause। अब क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज इंस्ट्रक्टर सैलरीज ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन $42,000। तो हमें फाइंड करना है इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी उस डिपार्टमेंट की, ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन $42,000, जिस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 42,000 से ज़्यादा है, वह उसकी इंस्ट्रक्टर की सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट डेप्थ नेम एवरेज सैलरी, एंड द एवरेज इंस्ट्रक्टर सैलरी हमें चाहिए, तो डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे किस डिपार्टमेंट में है, और एवरेज सैलरी उसकी क्या है। हमें एवरेज इंस्ट्रक्टर्स की एवरेज सैलरी चाहिए और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, वो चाहिए।
तो फ्रॉम सेलेक्ट डेप्ट नेम एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। सो इंस्ट्रक्टर से हमें डिपार्टमेंट नेम ले लेंगे, एवरेज सैलरी ले लेंगे एज एवरेज सैलरी, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, और ग्रुप बाय कर देंगे डिपार्टमेंट नेम। सो हमें डिपार्टमेंट नेम और उसकी एवरेज सैलरी यहाँ से मिल जाएगी। फिर कंडीशन है, फिल्टरिंग है, वेयर एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42,000। सो एवरेज सैलरी अगर 42,000 से ज़्यादा है देन सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एंड एवरेज सैलरी। जो फ्रॉम में हम जो रिलेशन लिखते थे वहाँ पे हमें नेस्टेड क्वेरी लगा दिया कि हमें डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी दो फ्रॉम इंस्ट्रक्टर का ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, तो ग्रुपिंग करके उनके नेम और उनके एवरेज सैलरी दो। तो ये हो गया फ्रॉम में। फिर हमने कंडीशन लगाई 42,000 ज़्यादा होना चाहिए, तो उसका डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी आ जाएगा। नोट दैट वी डू नॉट नीड टू यूज द हैविंग क्लॉज। अनदर वे टू राइट एबव क्वेरी को अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम एज डेप्थ एवरेज, डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी। ओके, तो यहाँ पे उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे एज करके एक्सटेंडेड वे में लिख दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम एज डेप्थ एवरेज, जो होगा डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी का, वेयर एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42,000। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि फ्रॉम के अंडर में एक पैरेंथेसिस है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम से ग्रुपिंग होगी इंस्ट्रक्टर में और टेबल में, और उसके बाद उसमें से डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी सेलेक्ट होगी। फिर उसको रीनेम कर दिया एज डेप्थ एवरेज, डेप्थ एवरेज को डिपार्टमेंट नेम एंड एवरेज सैलरी से रीनेम कर दिया। तो वहां से फिर डेप्थ नेम एंड एवरेज सैलरी आउटपुट आ जाएगा। एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42,000 तब आउटपुट आएगा कंडीशन चेक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे फ्रॉम के अंदर जो नेस्टेड क्वेरी उसको रीनेम करके फिर से ऐसे प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, विद क्लॉज के साथ कैसे नेस्टेड क्वेरीज होता है। द विद क्लॉज प्रोवाइड्स ए वे ऑफ डिफाइनिंग ए टेम्पररी रिलेशन whose definition is available only to the query in which the with clause occurs। तो विद क्लॉज के अंदर अगर कोई नेस्टेड क्वेरी होती है तो क्या होता है कि टेम्पररी रिलेशन बनाने के लिए होता है। टेम्पररी रिलेशन का मतलब टेम्पररी एक टेबल बनाने के लिए होता है जिसका इस्तेमाल उसी क्वेरी के अंदर में होता है। द विद क्लॉज प्रोवाइड्स ए वे ऑफ डिफाइनिंग ए टेम्पररी रिलेशन whose definition is available only to the query in which the with clause occurs। ठीक है, फाइंड ऑल डिपार्टमेंट्स विद द मैक्सिमम बजट। मैक्सिमम बजट के साथ सभी डिपार्टमेंट हमें चाहिए, तो मैक्सिमम बजट इसमें हो वो डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। विद मैक्स बजट वैल्यू एज, सो यहाँ पर लिख दिया विद मैक्स बजट वैल्यू एज, सेलेक्ट मैक्स बजट फ्रॉम डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक अलग रिलेशन बन गया, सेलेक्ट मैक्स बजट फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स बजट, वेयर डिपार्टमेंट बजट इज इक्वल टू मैक्स बजट वैल्यू। तो पहले हमने क्या किया, मैक्स बजट निकाल लिया, वैल्यू एज सेलेक्ट मैक्स बजट फ्रॉम डिपार्टमेंट से हमने मैक्सिमम बजट निकाल लिया। ओके, और फिर हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन में उसका इस्तेमाल किया, वेयर डिपार्टमेंट बजट इज इक्वल टू मैक्स बजट वैल्यू के बराबर है। तो डिपार्टमेंट और मैक्स बजट का हमने जो वो किया है यहाँ पे क्रॉस रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट किया है। और मैक्स बजट जो है एक रिलेशन है जो कि विद क्लॉज के अंडर में ही बना है, विद क्लॉज से टेम्पोररी रिलेशन बना है जिसका हमने डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें डिपार्टमेंट नेम निकाला है। डिपार्टमेंट बजट इज इक्वल टू मैक्स बजट वैल्यू। तो समझने की कोशिश करिए कि विद क्लास प्रोवाइड्स ए वे ऑफ डिफाइनिंग ए टेम्पोररी रिलेशन हुज डेफिनेशन इज अवेलेबल ओनली टू द क्वेरी इन विच द विद क्लॉज अकर्स। यहाँ पर इसने एक रिलेशन बनाया मैक्स बजट करके, उसके अंदर वैल्यूज होंगी एज सेलेक्ट मैक्स बजट फ्रॉम डिपार्टमेंट से मैक्सिमम बजट निकाल लिया और उसकी एक रिलेशन बना दिया, टेबल बना लिया, और फिर उस टेबल का डिपार्टमेंट के साथ उसने क्रॉस कराया। तो डिपार्टमेंट डॉट नेम हमें चाहिए और उसमें कंडीशन है कि डिपार्टमेंट डॉट बजट इज इक्वल टू मैक्स डॉट बजट, इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूजिंग विद क्लॉज, विद क्लॉज के साथ कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग भी यूज होती है।
find all departments where the total salary is greater than the average of the total salary of all at all departments. इसको कैसे लिखेंगे? देखिए विद रिलेशन बनेगा पूरा डिपार्टमेंट टोटल, यहाँ पर होगा एट्रीब्यूट होंगे डिपार्टमेंट नेम एंड वैल्यू एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम सम, वैल्यू में होगा सम सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टोटल एवरेज वैल्यू एज, और डिपार्टमेंट टोटल एवरेज वैल्यू का वैल्यू जो होगा एज सेलेक्ट एवरेज वैल्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट टोटल, डिपार्टमेंट टोटल का एवरेज निकालेगा। फिर सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टोटल एंड डिपार्टमेंट टोटल एवरेज, इनका क्रॉस कराया, वेयर डिपार्टमेंट टोटल डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन डिपार्टमेंट टोटल डॉट एवरेज डॉट वैल्यू, सो इससे ज़्यादा हो तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी हुई है, कैसे कैसे हुआ है समझते हैं। ये आपका जो रिलेशन है ये विद क्लॉज के अंदर में है, तो ये नेस्टेड क्वेरी है। उसके बाद मेन आपका फंक्शन ये है, तो यहाँ पर इसने डिपार्टमेंट टोटल और डिपार्टमेंट टोटल एवरेज दो रिलेशन का इस्तेमाल किया है और दोनों का क्रॉस कराया, डिपार्टमेंट टोटल का डिपार्टमेंट टोटल एवरेज का। तो देखिए विद डिपार्टमेंट टोटल क्या है, डिपार्टमेंट टोटल में आएगा डिपार्टमेंट का नेम एंड वैल्यू एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ कि डिपार्टमेंट नेम का से ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट नेम एंड वैल्यू में उसका टोटल ये आ गया डिपार्टमेंट टोटल। तो डिपार्टमेंट टोटल कॉलम में क्या हो गया, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सम ऑफ टोटल ग्रुपिंग बाय डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट टोटल एवरेज, ये एक रिलेशन है, इसमें वैल्यू होगी एज सेलेक्ट एवरेज वैल्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट टोटल। तो डिपार्टमेंट टोटल में जो टोटल आया है उससे उसका एवरेज वैल्यू निकाल करके हमने एक अलग रिलेशन बनाया डिपार्टमेंट टोटल एवरेज। फिर हमने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट नेम और फ्रॉम डिपार्टमेंट टोटल क्रॉस डिपार्टमेंट टोटल एवरेज कराया, और उसमें हमने देखा कि डिपार्टमेंट टोटल डॉट वैल्यू, डिपार्टमेंट टोटल डॉट वैल्यू अगर ज़्यादा है डिपार्टमेंट टोटल एवरेज वैल्यू से, देन हम उसका नाम प्रिंट आउट करेंगे। और हमें यही करना था, फाइंड ऑल डिपार्टमेंट्स वेयर द टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द टोटल सैलरी एट ऑल डिपार्टमेंट। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ये विद क्लॉज के साथ में, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, फिर आता है स्केलर सब क्वेरी। स्केलर सब क्वेरी क्या होता है, जिसमें हमें सिर्फ एक आउटपुट, सिंगल आउटपुट मिले। यहाँ पर विद क्लॉज के साथ हमें जो है टेबल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्केलर सब क्वेरी में हमें सिर्फ सिंगुलर वैल्यू मिलेगी, स्केलर वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए इसको स्केलर सब क्वेरी कहते हैं। इज वन विच इज यूज्ड वेयर ए सिंगल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर सिंगल वैल्यू एक्सपेक्टेड है। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स along with the number of instructors, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर इन ईच डिपार्टमेंट, ये हमें चाहिए लिस्ट, हमें सभी डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, उसके साथ उनमें कितने इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम चाहिए, along with the number of instructor in each department। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, ओके, फिर होगा सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ नेम इज इक्वल टू इंस्ट्रक्टर डॉट डेप्थ नेम एज नम इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ नेम इज इक्वल टू इंस्ट्रक्टर डॉट डेप्थ नेम, उसको रीनेम कर देगा नम इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो रन टाइम एरर इफ सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रिजल्ट टपल, तो ये रन टाइम एरर होगा। तो स्केलर सब क्वेरी होती है जहाँ पर हमें सिंगुलर वैल्यू रिटर्न हो। फाइंड ऑल डिपार्टमेंट्स along with the number of instructor in each department। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस अब पढ़ते हैं। डिलीशन, इंसर्शन एंड अपडेटिंग, कैसे डेटाबेस में हम कोई चीज डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं और अपडेट करते हैं। तो डिलीशन में क्या कमांड होती है, डिलीट ऑल इंस्ट्रक्टर, ऑल इंस्ट्रक्टर को डिलीट करना, तो डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर हमारा रिलेशन नेम है, तो डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। डिलीट ऑल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इंस्ट्रक्टर को डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, फिर कंडीशन लगाएंगे वेयर डेप्थ नेम इज इक्वल टू फाइनेंस। डिलीट ऑल टपल्स इन द इंस्ट्रक्टर रिलेशन फॉर दोज इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएटेड विद ए डिपार्टमेंट लोकेटेड इन द वाटसन बिल्डिंग, मतलब उनकी बिल्डिंग वाटसन बिल्डिंग है, वैसे इंस्ट्रक्टर की टपल्स को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट के जहाँ पर डिलीट कमांड यूज हो रहा है, डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर फ्रॉम रिलेशन
वेयर डेप्थ नेम इन सेलेक्ट डेप्थ नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर बिल्डिंग इज इक्वल टू व्हाट्स। यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी हो गई। यहाँ पर हमने सेलेक्ट डेप्थ नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर बिल्डिंग वाटसन है, तो अब हमने क्या कर दिया डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर डेप्थ नेम इन, यहाँ इसका डेप्थ नेम इसमें है वैसे इंस्ट्रक्टर को डिलीट कर दो। डिलीट ऑल इंस्ट्रक्टर्स whose salary is less than the average salary of instructor, so delete from instructors हो गया। select from relation delete from instructor where condition है salary is less than, select average salary from instructor, so average salary instructor से जिसकी सैलरी कम है उनका टपल्स जो है डिलीट कर देना है। प्रॉब्लम as we delete tuples from deposit, the average salary changes, okay, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम डिलीट करेंगे टपल से तो एवरेज सैलरी चेंज होगी तो फिर क्या करना है, वेयर सैलरी इज लेस देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जब हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे तो जैसे टपल्स डिलीट हुआ तो एवरेज सैलरी चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने नेस्टेड जो क्वेरी की है यहाँ पर हमने डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज लेस देन, और उसके बाद हमने इसमें इनर क्वेरी की है सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर जब इंस्ट्रक्टर की जो एवरेज सैलरी होगी वो इस इनर क्वेरी में स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में एवरेज सैलरी में, फिर इसी सैलरी से कंपेयर करके ये कमांड जो है डिलीट कमांड वर्क करेगा और सभी को डिलीट कर देगा। ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक बार ये एग्जीक्यूट होकर इस वेरिएबल में सेव रहेगा इसकी वैल्यू। तो वही कह रहा है कि एज वी डिलीट टपल्स फ्रॉम डिपॉजिट द एवरेज सैलरी चेंजेस, तो बार बार इसको नहीं करना है, इसको इस तरीके से एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर करके रखना है। सॉल्यूशन यूज इन एसक्यूएल, फर्स्ट कंप्यूट एवरेज सैलरी एंड फाइंड ऑल टपल्स टू डिलीट, पहले एवरेज सैलरी को कैलकुलेट कर लो और टपल्स जो भी डिलीट करना है उसको फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट डिलीट ऑल टपल्स फाउंड अबव विदाउट रीकम्प्यूटिंग एवरेज और रीटेस्टिंग द टपल्स, फिर टेस्ट नहीं करना फिर डिलीट कर देना है। तो पहले सेलेक्ट फाइंड आउट करके फिर डिलीट करना है टपल्स को जो डिलीट करना है। इंसर्शन कमांड कैसे काम करता है, ऐड ए न्यू टपल टू कोर्स, तो देखिए इसका सिंटैक्स कैसे होगा, इंसर्ट इनटू कोर्स, कोर्स आपका रिलेशन नेम है, इंसर्ट इनटू कोर्स फिर हम वैल्यूज लिखेंगे। इक्विवेलेंट है इंसर्ट इनटू कोर्स, अब हम उसके एट्रीब्यूट्स के नाम भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे सब कुछ हमने वैल्यू सारे एट्रीब्यूट में वैल्यू देनी है, तब हम एट्रीब्यूट्स का नाम न भी लिखेंगे इससे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वो सारे एक एक करके सारे एट्रीब्यूट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बट अगर हमें कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स में ही वैल्यू देनी है बाकी में नहीं देना है तो बाकी में ऑटोमेटिक नल लेगा, फिर हमें मेंशन करना होगा किस किस एट्रीब्यूट में वैल्यू देनी है। ऐड ए न्यू टपल टू स्टूडेंट विद डॉट क्रेड्स सेट टू नल, ऐड ए न्यू टपल, एक न्यू टपल ऐड करना है विद टोटल क्रेडिट सेट टू नल, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज में हो जाएगा 3003 ग्रीन फाइनेंस एंड टोटल क्रेडिट जो होगा उसका नल हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रिलेशन का नाम होगा फिर वैल्यूज ब्रैकेट में वैल्यूज होंगे, सिंटैक्स को याद रखिएगा। एंड ऑल इंस्ट्रक्टर ऐड ऑल इंस्ट्रक्टर टू द स्टूडेंट रिलेशन विद टोटल क्रेडिट सेट टू 0, so insert into student, select id name department name 0 from instructor, so instructor से ये चीजें सेलेक्ट होंगी id name department name and total credit 0, और इसको इंसर्ट कर देंगे वैल्यू जो हो रही है सेलेक्ट हो रही है इंस्ट्रक्टर टेबल से और उसको इंसर्ट कर दें स्टूडेंट टेबल। द सेलेक्ट from where statement is evaluated fully before any of its result are inserted into the relation, जो select from और where statement है पूरा evaluate हो जाएगा before inserting any result, before its results are inserted into the relation, before relation में values को insert करने से पहले ये पूरा evaluate हो जाएगा select and from and where। otherwise queries like insert into table 1 select all from table 1 would cause problem, अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बार बार इंसर्ट होता रहेगा, लूप बन जाएगा। इसलिए सेलेक्ट फ्रॉम वेयर स्टेटमेंट जो पूरा इवेल्युएट हो जाएगा टेबल को वैल्यूज को इंसर्ट करने से पहले, उसके बाद इंसर्ट होगा। ठीक है। अपडेट कमांड कैसे काम करता है देखिए,
increase salary of instructor whose salary is over $100,000 by 3% and all other by 5%। तो यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है सैलरी को इंक्रीज करना है, अपडेट करना है, जिसकी सैलरी जो है $100,000 के ऊपर है उसको 3% और बाकी को 5%। तो कैसे अपडेट स्टेटमेंट काम करेगा देखिए, राइट टू अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.03 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, अपडेट इंस्ट्रक्टर set salary is equal to salary into 1.05 where salary is less than or equal to 100,000। तो यहाँ पर हमने दो बार अपडेट इन स्टेटमेंट यूज किया है। अपडेट स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, सिंटैक्स कैसे होता है, अपडेट टेबल नेम, फिर होता है सेट, क्या सेट चेंज करना है, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1.03, फिर कंडीशन वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। सो अपडेट सेट वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर में अपडेट सेट वेयर, फिर अगेन अपडेट सेट वेयर। द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है देखिए, कह रहा है कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, अगर हम ये वाला पहले कर देते हैं 10,000 से कम वाला, तो फिर ये ज़्यादा में इसकी जो अपडेटेड सैलरी है मान लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ पीपल ए हैं और इस कैटेगरी में नंबर ऑफ पीपल बी हैं, तो हम इस वाले पार्ट को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे तो बी वाले भी जो है ए वाले में काउंट हो जाएंगे 10,000 मोर देन 10,000। अभी तो उनकी 10,000 से ज़्यादा, लेकिन उनकी जब अपडेट सैलरी होगी तो वो भी 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर से ए वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनकी फिर से सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस मैटर करता है। पहले हमने अपडेट किया सेट सैलरी 1.03 किया, जिसकी 10,000 से ज़्यादा है उसको अपडेट कर दिया, फिर उससे नीचे वालों की अपडेट किया। अगर हम इसी को उल्टे क्रम में करते, पहले नीचे वालों की अपडेट करते तो अपडेट होकर फिर से सबके ऊपर वाले में आती, तो फिर से उनका अपडेट हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कैन बी डन बेटर यूजिंग द केस स्टेटमेंट। देखिए केस स्टेटमेंट का यूज करके इसको बेटर तरीके से किया सकता है। कैसे, केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखिए कैसे होता है, केस स्टेटमेंट फॉर कंडीशनल अपडेट, कंडीशनल अपडेट के लिए केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। सेम क्वेरी एज बिफोर बट विद केस स्टेटमेंट कैसा होता है, अपडेट इंस्ट्रक्टर, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेम है, सेट सैलरी, सेट सैलरी इज इक्वल टू केस, केस हो गया। केस के अंदर में हम जैसे वो इफ एल्स वाली कंडीशन होती है वैसे लगाएंगे। यहाँ पर होता है व्हेन देन, व्हेन देन, व्हेन सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 देन सैलरी इनटू 1.05। यहाँ पर हम आपको बता दें एल्स सैलरी इनटू 1.03 और लास्ट में इंड लग जाता, इंड जरूर लगता है। और यहाँ पर मल्टीपल व्हेन कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें 2-3 कंडीशन लगाने हैं तो व्हेन सैलरी इज लेस देन 10,000 देन सैलरी इनटू 1.05, व्हेन सैलरी इज इक्वल टू 10,000 देन सैलरी दिस, व्हेन सैलरी इज लेस देन दिस एंड दिस देन दिस। यहाँ पर हम मल्टीपल व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर और कंडीशन हम लगा सकते हैं, वेयर भी लगा सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, वेयर सम कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट में केस फंक्शन का यूज होता है और इसका सिंटैक्स होता है अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू दिस, उसके अंदर सेट वाली कंडीशंस लिखी जाती हैं, व्हेन देन, एल्स वाले पार्ट को हम लिखेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं लिखेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पार्ट को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एंड वेयर कंडीशन जो है लास्ट में आती है इसमें सिंटैक्स में, अगर कुछ और कंडीशन है वेयर के साथ तो इसमें ठीक है। तो आगे चलें, अपडेट विद स्केलर सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरीज के साथ अपडेट करना है। यहाँ पर रिजल्ट स्केलर आएगा, रिकम्प्यूट एंड अपडेट टोटल क्रेडिट वैल्यू फॉर ऑल स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट एज सेट टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू सेलेक्ट सम ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम टैक्स कोर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, वेयर टैक्स डॉट कोर्स आई डी इज इक्वल टू कोर्स डॉट कोर्स आई डी एंड एस डॉट आई डी इज इक्वल टू टैक्स डॉट आई डी एंड टैक्स डॉट ग्रेड इज नॉट इक्वल टू फेल एफ एंड टैक्स डॉट ग्रेड इज नॉट नल। मतलब जो टैक्स जो उन्होंने लिया है उसका जो है ग्रेड फेल नहीं होना चाहिए और वो खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्या करेगा, उनका कोर्स आईडी और
मैच करेगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट उनका सम, क्रेडिट का सम देगा। रिकम्प्यूटेड अपडेट टोटल क्रेडिट्स वैल्यू फॉर ऑल, तो हो रहा है सेट्स टोटल क्रेडिट टू नल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन एनी कोर्स। Instead of some credits, we use case when some credit is not null, then some credits else zero। तो यहाँ से क्या होगा कि सम जिसका है टोटल वो आ जाएगा, टोटल सम क्रेडिट में आ जाएगा, जिसका नहीं है उसका एल्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड। तो इस तरीके से स्केलर सब क्वेरीज होती है। हमारे में स्केलर वैल्यू आउटपुट में आ रहा है, सम क्रेडिट आ रहा है, उसके नीचे कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन हमने पूरा रिलेशन का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिया है, वेयर भी लगाया है और कंडीशंस भी लगा करके हमने चेक किया है, फिर इसको हमने सम कर क्रेडिट करके रिटर्न किया है। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट खत्म होता है 3.2 का। अब हम इस पे कुछ बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमने कितना इसे ग्रेस्प किया है थ्योरी पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, ए सब क्वेरी इज ए दैट डैश एक्सप्रेशन दैट इज नेस्टेड विद इन अनदर क्वेरी। तो कौन सा एक्सप्रेशन है? सेलेक्ट फ्रॉम वाइल, वाइल तो हमने नहीं पढ़ा भाई। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एक्सप्रेशन, फॉर है नहीं और स्टार्ट नहीं है, फॉर नहीं है, सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द करेक्ट सिंटेक्स फॉर द डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? डिलीट सेलेक्ट टेबल नेम वेयर कंडीशन। डिलीट के सेलेक्ट के यहाँ पर ही डिलीट कमांड यूज होता है, मैंने आपको बताया था। डिलीट और सेलेक्ट दोनों नहीं यूज होता। डिलीट वेयर टेबल नेम फ्रॉम कंडीशन, वेयर बाद में आता है, फ्रॉम पहले आता है। डिलीट टेबल नेम फ्रॉम कंडीशन, डिलीट टेबल नेम है तो टेबल नहीं, हमें डिलीट करना है कोई टपल, कोई वैल्यू डिलीट करनी है, तो फ्रॉम टेबल नेम होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए करेक्ट क्या है? देखिए हमने पढ़ा था इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट टेबल नेम गलत है। इंसर्ट टेबल नेम ये भी गलत है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर उसकी वैल्यूज लिख के वैल्यूज होंगे, तो ये सही है। इंसर्ट वैल्यूज ये गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू टपल्स इनटू ए स्टूडेंट रिलेशन। सेम वे होगा, इंसर्ट वैल्यूज गलत हो जाएगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज लिख के ये होंगी, ये सही है। इंसर्ट वैल्यूज गलत है, इंसर्ट स्टूडेंट गलत है। अगला कह रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर द अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के लिए क्या सिंटेक्स होगा? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, वेयर कंडीशन। ये हमने देखा था अभी सैलरी वाले एग्जांपल में कि अपडेट कैसे होता है। सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1.03, फिर व्हेन दिस कंडीशन हम लगाते थे, तो यहाँ पर वही सेट एंड वेयर अपडेट, सेट यहाँ पर अपडेट होगा, सेट एंड वेयर यूज होगा। सेट टेबल नेम वेयर अपडेट ये गलत है सिंटेक्स। सेट टेबल नेम अपडेट कॉलम वेयर, नहीं अपडेट पहले आएगा, अपडेट पहले आएगा, ये गलत है। अपडेट टेबल नेम वेयर, वेयर बाद में आएगा, सेट बीच में आएगा, ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ अपडेटिंग द इंस्ट्रक्टर टेबल। सेम सिंटेक्स होना चाहिए, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.03 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 100,000। अपडेट इंस्ट्रक्टर, ओके, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.03 वेयर सेलेक्ट सैलरी, फिर सेलेक्ट गलत है, गलत यूज है। सेट इंस्ट्रक्टर नहीं, अब अपडेट इंस्ट्रक्टर, सेट इंस्ट्रक्टर नहीं है। अपडेट इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी, वेयर बाद में आएगा, सेट पहले आएगा, सेट सैलरी दिस एंड वेयर दिस, ये भी सिंटेक्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू द एसक्यूएल क्वेरी शोन बिलो। अच्छा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टी नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी इंस्ट्रक्टर एज वेयर टी सैलरी इज ग्रेटर देन एस सैलरी एंड एस डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू बायोलॉजी। तो इसमें क्या होगा? इसमें वो सारे इंस्ट्रक्टर के नाम आएंगे जिनकी सैलरी बायोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी न किसी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने सम फंक्शन का यूज किया था, थ्योरी पार्ट में कवर किया था। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सम, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू बायोलॉजी, सही है। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लगा है, गलत है। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा है, वो गलत है, ग्रेटर देन होना चाहिए।
यहाँ पे लेस देन लगा है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सम क्लॉज, कौन सा सम क्लॉज के लिए सही है? पहले हम इसमें से क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए वो चेक करते हैं। लिखा है 7 इज लेस देन सम, 7 किसी से कम है, तो यहाँ पर 9 है, 9 से 7 कम है, इसलिए ये होगा ट्रू, इसका ऑप्शन होना चाहिए ट्रू। 7 इज लेस देन सम, 7 किसी से यहाँ पे कम है, ना 3 से कम है ना 7 से कम है, किसी से कम नहीं है, तो ये होना चाहिए फॉल्स, तो ये है फॉल्स। 7 इज इक्वल टू सम, क्या 7 इसकी किसी के बराबर है? तो हाँ 7 इज इक्वल टू 7 तो है ही, तो ये होना चाहिए ट्रू। लिखा है फॉल्स। 7 इज नॉट इक्वल टू सम, इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जिसके 7 इक्वल टू नहीं है, हाँ 3 के इक्वल टू नहीं है, 9 के इक्वल टू नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू, जबकि ये फॉल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ एक ऑप्शन जो है मैच कर रहा है फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये ऑप्शन सही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, नीचे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ ऑल क्लॉज इन एसक्यूएल, इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहले हम इसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं क्या होना चाहिए, उसके बाद इनकरेक्ट चूज करेंगे। कह रहा है 7 इज लेस देन ऑल, 7 सबसे कम है, ऑल 3 से भी कम है नहीं, 9 से कम है यस, 7 से कम है नहीं, तो इसका होना चाहिए फॉल्स, तो फॉल्स है, इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन ऑल, 7 सबसे बड़ा है, यानी कि 9 से तो छोटा है, 7 से भी बराबर है, बड़ा नहीं है, तो इसका भी आंसर होना चाहिए फॉल्स। 7 इज इक्वल टू ऑल, 7 सबके बराबर है, 7 7 के बराबर, 7 6 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स, तो लिखा है ट्रू, होना चाहिए फॉल्स। 7 इज नॉट इक्वल टू ऑल, 3 9 8 किसी के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू होना चाहिए, और ट्रू है। तो क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स है, तो ये तो सही हो गया। फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स, ये तो सही हो गया। ये ट्रू होना चाहिए लेकिन फॉल्स है, तो ये है इनकरेक्ट। ये ट्रू होना चाहिए तो ट्रू है, सब सही है, ये इनकरेक्ट है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द एसक्यूएल स्टेटमेंट शोन अबव, किसके बराबर है, क्या हो रहा है पहले देखते हैं। अपडेट हो रहा है, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1.03 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 100,000, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इज इंटू 1.05 वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 100,000। तो हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है, हमने इसको थ्योरी में भी देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेल कर रहा है, कह रहे हैं अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू व्हेन, नहीं 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 व्हेन नहीं, यहाँ पर केस पहले शुरुआत होती है केस से, तो व्हेन यहाँ पे गलत है। देखिए अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू केस, व्हेन सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 देन सैलरी इंटू 1.05 एल्स सैलरी इंटू 1.03 एंड, बिल्कुल सही है, सेम चीज है, सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पर हमने केस फंक्शन का यूज किया है, उसमें कंडीशंस लगाए हैं। ठीक है, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इक्वल टू केस वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 देन सैलरी मल्टीप्लाइड 1.05 एल्स सैलरी 1.03 एंड। यहाँ पर देखिए वेयर लगा हुआ है, वेयर क्लॉज नहीं यूज होता है, व्हेन यूज होता है, व्हेन एंड देन, व्हेन एंड देन यूज होता है इसमें केस फंक्शन में, यहाँ पर व्हेन है इसलिए सही, यहाँ पर वेयर लगा है इसलिए गलत। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन लगा है सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000 देन सैलरी 1.05 एंड सैलरी इंटू 1.03, तो यहाँ पर एल्स लगना चाहिए। एंड लगाने का मतलब ये हुआ कि व्हेन सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 10,000 देन सैलरी को 1.05 मल्टीप्लाई कर दो और सैलरी को 1.03 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो सरासर गलत हो गया, दोनों दो दो बार सेम फंक्शन पर यूज हो रहा है, एल्स सैलरी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which among the following is a true about SQL query and subquery? SQL allows a subquery expression to be used in the from clause, with select and from तीनों में जो होता है हमने देखा है, तो from clause सही है। A scalar subquery used to when multiple values are expected, scalar query कहते हैं scalar query तब जब हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज दिखा है इसलिए गलत।
द विथ क्लॉज प्रोवाइड्स ए वे ऑफ डिफाइनिंग ए टेम्पररी रिलेशन whose definition is available only to the query in which the with clause occurs. ये हमने with clause वाले पार्ट में देखा था, पढ़ा था कि ये टेम्पररी रिलेशन बनाता है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी कोड में होता है. You only to the query in which the with clause uses query में यूज होता है उसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है. The sub query is select with where expression that is nested within another query. नहीं, ये होता है select from where. तो ये गलत होता है. आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू fall and year 2020 and course id not in. Select course id from section where semester is equal to spring and year 2021. not in का मतलब कि नहीं होना चाहिए इसमें. तो इसका मतलब ये कोर्स आईडी वैसा देगा जो fall 2020 में है और स्प्रिंग 2021 में नहीं. ऑप्शन देखते हैं. It will return the course ID of those courses which are offered in fall 2020 but not offered in spring 2021. सही है. It will return the course ID of those courses which are offered in spring 2020 but not. ये गलत हो गया. The select distinct statement returns only unique value. Select distinct course ID जो होगा वो unique value रिटर्न करता है. ये सही है और ये गलत हो जाता है. तो नेक्स्ट चलें. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बनाने के लिए. कुछ आपको चाहिए और अमेंडमेंट या कुछ आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करें. थैंक यू.